अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके साथ सेकेंड ईयर की क्लास के साथ ये मेरा दूसरा लेक्चर होगा। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है और उसमें हमने पहले 5 जो क्वेश्चन थे होम्योस्टेसिस के हवाले से उनको सॉल्व किया है और इस वीडियो में भी इंशाल्लाह हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। हम बायोलॉजी एग्जाम हेल्प के जरिए से बायो के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम कॉलेज भी जा रहे हैं, हमारी क्लासेस भी हो रही हैं, लेकिन साथ साथ हम 5-5 सवाल करके अपने बायो के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। इस सीरीज में सॉल्व पास्ट पेपर पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और उसकी वजह मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन गुजर चुके हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं, आने वाले पेपर में भी वो आ सकते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और फर्स्ट चैप्टर का ये हमारा सेकंड पार्ट है। और इसके अलावा पेयरिंग स्कीम के जरिए से मैं आपको बता चुकी हूँ कि 12 नंबर आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर हैं। कुछ एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को मिला के टोटल 12 नंबर के का जो पेपर होगा वो आपका फर्स्ट चैप्टर में से होगा, लिहाजा आपने तमाम क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से करना है। चलें जी, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आप तैयार हो जाएं। तैयार आपने किस तरह से होना है कि आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, जो भी मैं आपको सवाल बताऊं आप उसको साथ साथ नोट करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस पूछा गया है। मीजोफाइट्स आप पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर। मीजोफाइट ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जहाँ पे जो वाटर की सप्लाई है वो मॉडरेट है। मॉडरेट मीन कि ना बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। डेफिनेशन आ गई सबसे पहले मीजोफाइट्स की। द प्लांट ग्रोइंग इन मॉडरेट हैबिटेट्स आर कॉल्ड मीजोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि मॉडरेट हैबिटेट में रहेंगे उनको मीजोफाइट्स कहते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल मस्ट देंगे। इसमें रोज की दे सकते हैं, मैंगो है, ब्रासिका है, तो ये एग्जाम्पल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इनके अंदर हमने मैकेनिज्म बताने, तो कौन कौन से अडेप्टिव मैकेनिज्म है इनमें ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से। दीज प्लांट्स लिव इन दोज कंडीशन वेयर वाटर सप्लाई इज लिमिटेड। ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि वाटर अवेलेबल तो है लेकिन लिमिटेड है, इतना ज्यादा नहीं होता जिस तरह से कोई वाटर के अंदर रहने वाले प्लांट्स के लिए होगा। पहली अडेप्टेशन इनमें ये है कि द स्टोमेटा ऑफ दीज प्लांट्स केप्ट ओपन व्हेन वाटर इज एक्सेस इन ऑर्डर टू प्रमोट लॉस ऑफ वाटर, while in case of shortage of water the stomata closes to prevent loss of water। सिंपल है कि जब पानी इनको ज्यादा अवेलेबल होगा रेनी सीजन के अंदर, उस वक्त हमने स्टोमेटा को ओपन रखेंगे ताकि पानी का लॉस हो सके। और जब पानी का शॉर्टेज होगा ड्राई सीजन के अंदर तो उस वक्त अपने स्टोमेटो को क्लोज कर लेंगे ताकि वाटर के लॉस से बच सके। दूसरी अडेप्टेशन इनकी लीव्स के अंदर है कि लीव्स एंड ब्रांचेस आर कवर्ड विद क्यूटिकल। कवरिंग होती है इनके लीव्स के ऊपर भी, ब्रांचेस के ऊपर भी क्यूटिकल की, और ये भी इसी वजह से है ताकि वाटर का लॉस ना हो। नंबर थर्ड है स्टोमेटा यूजुअली ऑन लोअर एपिडर्मिस। स्टोमेटा इनके लोअर एपिडर्मिस पे होंगे। मैंगो जैसे हमने एग्जांपल में देखा। अब मैंगो के अगर आप लीफ देखें तो इसमें मैंगो का जो लीफ है इसमें आप अगर देखें तो ऊपर आपको शाइनी सरफेस नजर आ रही है, तो ये इस वजह से क्योंकि इसके ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होती है और स्टोमेटा इसकी लोअर सरफेस पे होंगे। तो ये अब आपको समझ आ गया कि 3 तरह की इनमें एडेप्टेशंस पाई जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर जीरोफाइट्स, राइट देयर एडेप्टेशन। अभी हमने मीजोफाइट पढ़ा, मीजोफाइट के बाद आ गया जीरोफाइट। जीरोफाइट्स, द प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वेयरली ड्राई हैबिटेट्स आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। ऐसे पौधे जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई कंडीशन में रहते हैं उनको जीरोफाइट्स कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल आप देंगे। कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट है। अडेप्टिव मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं। दीज प्लांट हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम स्टोमेटा। तो ये इनके अंदर जितनी भी अडेप्टेशंस हैं उनका मेन मकसद यही है कि ट्रांसपायरेशन कम से कम हो ताकि वाटर के लॉस से बचा जा सके। पहली अडेप्टेशन, दे हैव स्मॉल थिक लीव्स
टू लिमिट वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया। इनके लीफ बहुत छोटे होते हैं और थिक होते हैं, इस तरीके से जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा वाटर के लॉस के लिए। सेकेंड अडेप्टेशन, स्टोमेटा यूजुअली ऑन लोअर लीफ सरफेस, लीफ की सरफेस के नीचे वाली साइड पे होंगे और नीचे वाली साइड पे भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पाए जाते हैं ताकि वाटर का लॉस कम हो। इन severe drastic condition, some cacti shed their leaves to prevent loss of water through transpiration। अगर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन है तो अपने पत्ते बिल्कुल गिरा देते हैं। गिरा क्यों देते हैं? ताकि वाटर के लॉस से बचा जा सके। द वाटर इज स्टोर्ड इन स्टेम ड्यूरिंग रेनी सीजन विच इज़ देन यूटिलाइज्ड इन ड्राई कंडीशन। और अगर कोई बारिश वगैरह हो जाती है डेजर्ट में तो उस दौरान ये पानी को अपने स्टेम में स्टोर कर लेते हैं ताकि उसको ड्राई सीजन में इस्तेमाल किया जा सके। तो ये 3 अडेप्टेशंस हैं इनकी। लीफ के हवाले से भी इसमें बताया गया है, स्टोमेटा के हवाले से भी बताया गया है और स्टेम के लिहाज से भी बताया गया है। तो इसकी एग्जांपल कैक्टस है, डेजर्ट प्लांट है और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ड्राई कंडीशन है और इसमें वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। इस वजह से इनमें आप देख सकते हैं कि लीफ जो है वो ना होने के बराबर है। फोर्थ क्वेश्चन, कंपेयर हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। अब ये जीरोफाइट भी आप पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम मीजोफाइट्स पढ़ चुके हैं। अब एक तीसरी कैटेगरी आ रही है हाइड्रोफाइट्स की। तो हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट को हमें कंपेयर करना है। जब भी कंपेयर का क्वेश्चन आए या डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन आए, आपने हमेशा इस तरीके से अटैम्प्ट करना है कि दरमियान में लाइन लगानी है और लाइन की दोनों साइड पे दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर देना है। हाइड्रोफाइट्स, दूसरी साइड पे जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच लिव इन फ्रेश वाटर। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर, आप पिछले लेक्चर में आपको मैं बता चुकी हूँ कि फ्रेश वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो जब साल्ट कम होंगे तो वाटर बहुत ज़्यादा डेंसी रखता है कि वो प्लांट जो भी हैं उनकी बॉडी के अंदर दाखिल हो सके। तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब पानी उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दाखिल होता है, लिहाजा इनके अंदर अडेप्टेशन किस चीज़ के लिए होगी? ताकि ये एक्सेसिव वाटर को लॉस कर सकें। इसमें नीचे लिखा हुआ है दे आर अडॉप्टेड फॉर लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर। इसके कंपैरिजन में जीरोफाइट्स हैं। जीरोफाइट्स आर द प्लांट विच लिव इन स्वेयर ड्राई कंडीशन। जैसे अभी आप कैक्टस को देख चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्राई कंडीशन में पाए जाते हैं। तो अब जब ड्राई कंडीशन है तो उनकी जितनी भी कोशिश होगी वो किस चीज़ के लिए होगी? ताकि लॉस ऑफ वाटर को ये प्रिवेंट कर सकें। दे आर अडॉप्टेड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोफाइट्स हैं। हाइड्रोफाइट्स के लीफ भी आप देख रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं और इनका मकसद क्या होता है? ताकि वाटर के लॉस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कन्फर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। डिफरेंशिएट का क्वेश्चन था, लिहाजा मैंने लाइन लगा के दोनों साइड पे लिख दी है। ऑस्मो कन्फर्मर, ऑस्मो का लफ्ज़ हम वाटर एंड साल्ट बैलेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं और कन्फर्मर का मतलब है कि ये जैसा एनवायरनमेंट होता है तो इनके अंदर का भी जो सॉल्यूट वाटर बैलेंस है वो भी एनवायरनमेंट के मुताबिक हो जाता है। Those animals whose internal solute concentration of body fluid is equal to that of external environment are known as osmoconformer। और इसमें एग्जांपल दी गई है, ज़्यादातर जो मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो ऑस्मोकन्फर्मर होंगे। ऑस्मोरेगुलेटर्स, those animals which maintain a constant internal osmotic pressure are known as osmoregulator। कि ये एनवायरनमेंट के मुताबिक नहीं करते बल्कि इनका अपना एक कांस्टेंट होता है लेवल, और एनवायरनमेंट के अंदर अगर कम ज़्यादा हो जाए तो ये अपने अंदर का जो लेवल है उसको बैलेंस करते हैं, उसको एनवायरनमेंट के इक्वल नहीं करते। और इसमें एग्जांपल दी गई है कि जितने भी फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑस्मो रेगुलेटर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है और इसमें आप प्लांट्स भी देख रहे हैं। तो ये प्लांट्स क्या होंगे? हाइड्रोफाइट्स, जिसमें अभी देख चुके हैं। और बाकी जो एनिमल्स हैं, क्योंकि हम ऑस्मो रेगुलेटर्स के हवाले से देख रहे हैं, तो जितने भी एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या होंगे? ऑस्मो रेगुलेटर हैं। बाहर साल्ट कम है, इनकी बॉडी में ज़्यादा है, लिहाजा ये मेंटेन करेंगे। और मेंटेन ये किस तरीके से करेंगे?
कि ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। इसके कंपैरिजन में अगर आप मरीन एनवायरनमेंट को देखें तो इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं या इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होंगे जो कि ऑस्मो कन्फर्मर हों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा। क्वेश्चन की नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, ये 5वां सवाल है आपका, 5वां और आखिरी सवाल है। अमीबा का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है और इसमें आप कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल को देख सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस हमने बतानी है कि अमीबा के अंदर ये कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है तो ये इसके लिए क्या करता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि फ्रेश वाटर के अंदर जो अमीबा और पैरामीशियम पाए जाते हैं, दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्वेलिंग अप, क्योंकि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पानी सेल के अंदर दाखिल होगा जिससे सेल स्वेल हो जाएंगे। अब स्वेल क्यों होंगे? ड्यू टू द पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू देयर बॉडीज फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। These animals face the continuous loss of body salt to the surrounding freshwater environment which has low salt concentration. इनका पहले प्रॉब्लम बता दिया गया है कि बाहर से पानी इनके अंदर दाखिल हो रहा है जिससे ये स्वेलअप होंगे और इसमें इनको खतरा होगा कि इनके जो बॉडी साल्ट्स हैं वो इनकी बॉडी से निकल के बाहर एनवायरनमेंट में चले जाएं। इसमें फिर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल अपना रोल प्ले करते हैं। दे पंप आउट एक्सेसिव वाटर बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। ये एनिमल्स क्या करेंगे? जो एक्स्ट्रा वाटर इनकी बॉडी में दाखिल हो रहा है उसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में स्टोर करते जाएंगे और इसके बाद फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिससे इस पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके साथ ही हमारे आज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने नोट्स बना रहे होंगे। बच्चे आप ज़रूर अपने नोट्स बनाएं। मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताऊं वो आप अपनी नोटबुक पे साथ साथ लिखते जाएं। आपके अपने पर्सनल नोट्स तैयार हो जाएंगे और जब एग्ज़ाम की तैयारी आप करेंगे तो उस वक्त आपको जस्ट रिवीजन करनी होगी क्योंकि आपके अपने हाथ से लिखे हुए होंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। अगर आपके जहन में ये हो कि जो हमें मिल जाते हैं सॉल्ट पास्ट पेपर डिफरेंट ब्रांड्स के, आप उससे तैयारी करें तो उससे आपको इतनी आसानी नहीं होगी जितनी आपको आपके अपने नोट से तैयारी करने में आसानी होगी। लिहाजा मेरा यही मशवरा है कि साथ साथ आप लिखते जाएं, थोड़ा थोड़ा करेंगे आसानी से हो जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा सिलेबस ख़त्म हो और फिर उसके एंड पे हम एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही रिकमेंड करती हूँ कि जो जो क्वेश्चन बता रही हूँ वो साथ साथ करें और फिर मुझे उसका टेस्ट दें। आप भी अपना खुद टेस्ट ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।